हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संबित जी, 109 मैं आपसे बात कर रहा हूं, 111 से घटकर 109 हो गया। 123 यूपीए है, 109 एनडीए है। क्या माना जाए कि हाथ से बाजी निकल गई? देखिए, तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला विषय तो है कि 15 वर्षों के बाद किसी भी सरकार का, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, एक एंटी इनकम्बेंसी का स्वाभाविक माहौल रहता है। उसके बावजूद अगर इस प्रकार के कांटे का टक्कर चल रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, ये आज हम कह सकते हैं। दूसरी बात है, जिस प्रकार का स्वीप महागठबंधन के लिए तमाम एग्जिट पोलों ने दिखाया था, लगभग तमाम एग्जिट पोलों ने दिखाया था, उस प्रकार का माहौल भी इन शुरुआती रुझानों में दिख नहीं रहा है। मैं आगे का कह नहीं सकता हूं, मगर दिख नहीं रहा है। तीसरी बात, मैं अपने ऊपर लागू करते हुए तमाम प्रवक्ताओं को भी कहना चाहूंगा कि इस बार जो काउंटिंग चल रही है, ये काउंटिंग एक स्लो प्रोसेस में चलेगा, क्योंकि कोविड काल है। तो 10 ईवीएम मशीन से अधिक एक बार में खुल नहीं रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का ये जो एसओपी है, उस एसओपी को फॉलो करके काउंटिंग चल रहा है। तो मुझे लगता है जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं 12:30 से 2 बजे के बीच होगा। ये आमतौर पर 10 और 12 बजे के बीच होता था, जिसको प्रवक्ता अपने भाषा में कहते थे ये डेंजर जोन है। 10 से 12 बजे के बीच किसी भी प्रवक्ता को ज्यादा हतोत्साहित होना या ज्यादा उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी पहले। अब कोविड काल में मुझे लगता है 12 से 1:30 या 2 बजे के बीच समय रहने वाला है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा सावधान रखना है, क्योंकि किसी तरह पलट सकती है। डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में ही कहती हूँ, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही ना। देखिए, 2 दिन से 3 दिन से एग्जिट पोल पर बहस हो रही है। मैंने तो ना बहुत ज्यादा खुशी दिखाई ना बहुत गम दिखाया इन लोगों के ऊपर। पर देखिए, अगर 1-1.5 घंटे में लगातार महागठबंधन जो अंक गणित है सरकार बनाने का, उससे पार है। आपका आंकड़ा कम हो रहा है होने का जो सबब है, रागिनी जी, आपकी पार्टी का आंकड़ा कम हो रहा है करने के लिए तैयार। ऐसा क्यों है कि मेरी आवाज अब आपको नहीं आ रही है? कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा कम हो रहा है। पहले 28 सीटें थी, अब 22 पर आ गए हैं आप लोग। अभी तक आंकड़ा कम हो रहा है। नहीं, आप तो खुद ही इतनी सुबह से बोल रहे हैं, 3-4 सीटें कम ज्यादा दिखाई जा रही हैं। 30 सीटों से कम कांग्रेस पार्टी की आएंगी नहीं। मेरा 30 से 40 के बीच का अनुमान है। जैसा कि अरविंद मोहन जी भी कह रहे थे कि बहुत सारी शुरुआती रुझानों में और खासतौर से शहरी इलाकों की ईवीएम जो खुल रही हैं, आपको उछाल दिख रहा है एनडीए में, पर वो ज्यादा होगा नहीं। शुभाषा की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक बार जल्दी से सुन लीजिए। वोट पड़ा है जमीनी मुद्दों पर, और इसीलिए नीतीश मोदी सरकार बाहर होगी। 2 करोड़ के जुमले के खिलाफ वोट पड़ा है, और 10 लाख नौकरियां देंगे इसके पक्ष में पड़ा है, और 10 लाख नौकरियां दे के दिखाएंगे जब आज तेजस्वी यादव 108 हो गया है एनडीए का। संबित पात्रा इल्जाम लगा रही थी रागिनी नायक यहाँ पर कि ये मैंडेट नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ है। नीतीश कुमार के तो खिलाफ है ही है, नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ है। उनकी तस्वीरों का, उनके पोस्टर का आपने इस्तेमाल किया, जनता ने तब भी आपको पसंद नहीं किया। जवाब दीजिए, तब आप नहीं थे डिबेट में। देखिए सुमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और रेस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निकालिए कोई ऐसा बाइट। 2013 जब नरेंद्र मोदी जी को पीएम कैंडिडेट के रूप में उतारा गया, तब से लेकर 2020 तक कोई भी ऐसा बाइट हो जिसमें किसी चुनाव के जीत में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया होगा, आहा वाह वाह, ये तो नरेंद्र मोदी जी कमाल के लीडर हैं, इनके कारण ही बीजेपी की जीत हो गई हो। निकाल दीजिए जरा। 303 सीट जब मिल गए तभी भी इन्होंने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, उस समय ईवीएम की जीत थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत गए, आहा इसमें कुछ गड़बड़ी किया है और ये जीत गए हैं। हार में नरेंद्र मोदी हार गए, जीत में ईवीएम जीत गई। इसलिए मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूं। आज से 15-18 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए थे। 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी जी के चेहरे मैं जवाब दे दूं, और बिहार की जनता जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनके चीफ मिनिस्टर नहीं बनने गलत क्या कर रहे हैं रागिनी जी? ये तो मैं फिर भी कहूंगा इंतजार करने की आवश्यकता है। रागिनी जी, संबित गलत क्या बोल रहे हैं? ये तो है ही। आज मैं तलखी से बात करना नहीं चाहती। विद्या और विजय जो अर्जित कर ली जाए, उसके बाद विनय ही दिखाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगी, संबित जी का एक फेवरेट डायलॉग है, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप।
तो अब मैं ये कहूंगी कि अब कड़वा कड़वा जब मिल रहा है तो मोदी जी को उसमें भी कुछ मीठा खिलाने की कोशिश ये करते रहेंगे। भाई जिस व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आज अगर हार होती है तो उसको हार का हिस्सेदार ना बनाया जाए, ये संबित पात्रा जी को करना पड़ेगा क्योंकि वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पर देखिए, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट तो मोदी जी ने शुरू में ही दे दिया था जब कहा था कि 15 साल के विकास पर आकलन मत करिए, 2-3 साल के विकास पर ही करिए। बिहार के चुनाव में जनता की नब्ज पर हाथ नहीं था, पहली प्रॉम्प्टर से संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं। 122 महत्वपूर्ण चीज सुनिए ना, एक बात और, आंकड़ा बदल रहा है। ये जो तालमेल नहीं बैठा भाजपा और जदयू का, अब उसकी खटास आपको दिख जाएगी क्योंकि गठबंधन इनके साथ था। रुमाना के पास इंटरेस्टिंग आंकड़े आए, संबित में आऊंगा। रुमाना बिल्कुल, रागिनी को ये आंकड़े गौर से सुनने चाहिए क्योंकि रागिनी देखिए आंकड़ा पल पल बदल रहा है। फिलहाल नीतीश प्लस एनडीए जो है वो 112 पर पहुंच गया है और तेजस्वी प्लस जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार करके नीचे आ गया है, 120 पर आ गया है। कहां तो 122 को पार कर गया था महागठबंधन, लेकिन अब महागठबंधन 120 पर नीचे आ गया है। तस्वीर अभी पलट सकती है। अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए काउंटिंग शुरू हुए और जैसा कि संबित पात्रा कह रहे थे, कोरोना काल है, बड़े संयम के साथ यहां पर काउंटिंग हो रही है। एक वक्त में चंद ही मशीनें हैं ईवीएम की जिन पर गिनती हो रही है। ऐसे में पिक्चर अभी बाकी है, मामला कांटे का है। टक्कर देखिए किस तरीके से नीतीश प्लस देते हुए तेजस्वी प्लस को। आकाशवाणी सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी के मुकेश सहनी अब आगे हो गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी आगे हो गए हैं, मतलब आरजेडी के पीछे हो गए हैं इस वक्त महबूब अली कैसर के बेटे, जिनको यहां से उम्मीदवार बनाया गया था। सुमित, जो बात रुमाना कह रही है, क्योंकि मामला इसलिए फंस सकता है कि नीतीश कुमार के खाते में अगर 112 है, पासवान के खाते में अगर 6 है, जो कि कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे, और 3 अन्य हैं, इनको अगर जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा तेजस्वी गठबंधन के आगे भी चला जाता है। लेकिन चिराग पासवान तो ऐसे हैं कि वो तेजस्वी के साथ भी मिल सकते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने उनको जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। संबित पात्रा, आप जवाब देना चाह रहे थे रागिनी नायक की बातों का। संबित, देखिए, आपने इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी होगी, क्योंकि रागिनी जी भी और आपने भी मोदी जी को लेकर सवाल उठाए थे। इस चुनाव में एलजेपी तो, चिराग जी तो हनुमान बन गए थे। इसी चुनाव में आप देखिए आरजेडी के तेजस्वी जी ने भी मोदी जी पे एक शब्द नहीं कहा। विषयों पे जरूर बात की, अच्छी बात है, विषयों पे बात होनी चाहिए, मगर कोई गाली गलौज मोदी जी को लेकर नहीं किया किसी ने, क्योंकि इनके मन में भी था और इनके जो पीछे बैकरूम बॉयज थे उन्होंने भी समझाया था कि मोदी जी के खिलाफ मत बोलना, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ बोलोगे तो जनता को पसंद नहीं आएगा। देखिए, इतने चुनाव देखने के बाद अब ये बात स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी का जो ऑरा है, पर संबित, राहुल गांधी तो बोल रहे थे, हम जितना लाख प्रयास कर ले, संबित, राहुल गांधी तो बोल रहे थे मोदी जी के खिलाफ अपनी चुनावी रैलियों में। असर दिख रहा है आपको? नहीं, उसका असर आपको दिख रहा है और उसका असर भी दिखेगा। और मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी तो 2011 से ही मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और उससे पहले जब गुजरात के सीएम थे तभी भी राहुल गांधी जी लगातार संबित आप रहिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं लेकिन पहले रुमाना। देखिए, आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, दर्शकों को यह आंकड़ा जानना चाहिए। सरकार अभी एनडीए की बन सकती है, और वो कैसे बन सकती है ये जरा समझिए आप। कैसे बनेगी सरकार? नीतीश प्लस एनडीए 113 पर है, एलजेपी 7 रुझानों में आगे चल रही है, अन्य 3। अगर एलजेपी और अन्य एनडीए के साथ आ जाते हैं तो ये आंकड़ा कुल बैठता है 123 पर, मतलब बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा 122 उसे पार कर लेता है। ये समीकरण एनडीए की सरकार बनने का इस वक्त का। सुमित, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संबित पात्रा, अगर हनुमान यानी अगर चिराग पासवान साथ आ जाएं तो परिस्थितियां अभी भी बदल सकती हैं। अब तो वो देखेंगे हनुमान जी क्या करते हैं, मगर अभी तो फिलहाल काउंटिंग मशीन क्या करते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा। संबित, आपने एक बात कही अपने पिछले वक्तव्य में, जब आपने कहा कि तेजस्वी ने भी कुछ नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि वो समझ गए कि बोलेंगे तो नुकसान होगा। क्या ये इशारा है आरजेडी और बीजेपी के भी नजदीक आने का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इशारा सिर्फ एक चीज की तरफ है कि आज हिंदुस्तान में कोई भी लीडर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा है, पॉलिटिकल ऑरा है, उसके विषय पता है। मगर मैं केवल 20 सेकंड में एक महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे और अभी के नतीजों में फर्क क्यों आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, बिहार की भूमि राजनीतिक दृष्टिकोण से इतनी सक्रिय है कि पूरा हिंदुस्तान उसके सामने फीका पड़ जाता है। वहां का मैं आपको बताऊं, यहां आप लोग बुलाते हैं हम सबको और राजनीतिक विशेषज्ञ रिखते हैं। मैं कहता हूं बिहार में एक रिक्शे वाले भाई के साथ आप बैठ जाइए, वो भी किसी राजनीतिक विशेषज्ञ से कम नहीं होता है, इतनी समझ उसकी होती है। महिला वोटर जो बिहार की है वो बिल्कुल चुप रही हैं, उन्होंने एग्जिट पोल में अपना रिपोर्ट नहीं रखा है। महिला प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो जवाब देंगी। यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप इसको टैली करिएगा। हाँ, मैं रागिनी जी मैं इसको कंप्लीट कर लूं क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं रख रहा हूँ। रागिनी जी उसके बाद आप बोल लीजिएगा। रागिनी जी आपकी अनुमति हो तो। आप मुझे बोलने नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ रागिनी जी। आप तो विनम्रता की बात कर रहे थे, तो विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे और 20 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप 40 सेकंड बोलिए। मैं आपका निवेदन स्वीकार करती हूँ। अब मेरी बारी है, सुन लीजिए। नहीं, चलिए भैया, आप लोगों को राजा रानी की पार्टी है, चलिए आप गरीबों का स्वीकार कर दिया है तो चुप ही रहना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया। मोदी जी का ऑरा प्रदेश चुनाव में काम नहीं कर रहा है, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए संबित जी को। देखिए, 3 राज्य तो हमने सीधे मोदी जी के ऑरा के बावजूद छीने थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तत्पश्चात जो चुनावी नतीजे रहे उसमें भी मोदी जी का ऑरा कहाँ चल रहा है। झारखंड में बताइए कहाँ चला। अब बिहार में भी उसी तरीके से अगर मोदी जी का ऑरा होता तो एक तरफा आपको जीत मिलती, लेकिन ये सारी बातें स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मोदी और नीतीश सरकार को ये डबल इंजन की सरकार कह रहे थे और आज इस डबल इंजन की गाड़ी के टायर में से हवा जनता निकाल रही है, तो एक इंजन को आप बचा लेंगे और केवल दूसरे इंजन के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देंगे हार का। इस बात में तो कोई तर्क ही नहीं है। मोदी जी अगर विकास, आप जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी का जादू क्या फीका पड़ रहा है, इस पर मैं संबित पात्रा आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण आंकड़ा रुमाना दिखा रही है। देखिए, क्योंकि मामला इतना फंसा हुआ है, टक्कर इतनी कांटे की हो रही है कि अलग अलग समीकरण, किसी की भी सरकार बन सकती है, कोई भी सरकार बना सकता है। अगर एलजेपी जो फिलहाल 6 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है, चली जाती है महागठबंधन के साथ जो अभी 116 पर रुझानों में आगे है, तो आंकड़ा पहुंच गया 122 पर। जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा लीजिए, बन गई महागठबंधन की सरकार। तो मतलब खेल खुला हुआ है, समीकरण किसी भी तरीके का बनाया जा सकता है। फिलहाल 2 घंटे भी नहीं हुए काउंटिंग होते हुए, इंतजार करना चाहिए ताकि ये नंबर्स सेटल डाउन हो और उसके बाद तस्वीर साफ हो। ये साफ करना जरूरी है कि ये रुझान है अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 114, 119। तेजस्वी की पार्टी का आंकड़ा, गठबंधन का आंकड़ा भी कम हुआ, 126 से घटकर 119 तक आ रहा है रुझानों में। बात जवाब दीजिए संबित पात्रा इस बात की, ये बात तो फैक्ट है 2019 के बाद से लेकर जितनी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को नुकसान ही दिखाई दिया। हरियाणा चला गया, झारखंड चला गया, राजस्थान चला गया। रोकना चाहूंगी सुमित, एक बड़ा उलटफेर हो गया है रुझानों में। एनडीए 119 पर पहुंच गया है, ये बड़ा उलटफेर लीजिए। 119 पर रुझानों में एनडीए, नीतीश प्लस आगे। एनडीए को अब सिर्फ 3 सीट चाहिए अपने बूते पर बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। ये रुझान है, लेकिन रुझानों में पहली बार जब एनडीए आगे बढ़ा है महागठबंधन से। एनडीए इस वक्त 119 पर, महागठबंधन घटकर अब 114 पर आ गया है। देखिए, बहुमत का आंकड़ा पार करके महागठबंधन नीचे आ रहा है। एक रिएक्शन ले लेते हैं संबित पात्रा का। संबित पात्रा रिएक्शन दीजिए। 119, 114 आप आगे हो गए। नहीं, मैं इस रिएक्शन मेरा केवल एक शब्द का होगा और वो शब्द है संयम। मैं संयमित रहना चाहूंगा। अभी बहुत कुछ इसमें बदलाव होना है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलता रहेगा, अभी संयम रखना है। मगर अभी मोदी जी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाया था कि मोदी जी का ऑरा समाप्त हो गया है, मोदी जी हार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो 13 से ही कह रही है, 2013 से कि मोदी जी कुछ है ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य लगता है ये कांग्रेस पार्टी समझेगी ही नहीं। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहा हूं कि राहुल गांधी कभी समझे ही नहीं। और रुकिए प्लीज, आप दोनों रुकिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि एनडीए आगे निकला है। हाँ, एनडीए आगे निकला, लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में जाएं तो अभी जो लेटेस्ट बता दूं उसमें भी एनडीए आगे है। 78 सीटों का रुझान सामने है। 78 में से 41 सीटों पर एनडीए आगे है, 33 सीटों पर तेजस्वी पार्टी आगे है। मुझे कहीं कहीं ये चुनाव ऐसा तो नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर जा रहा है, मामूली के अंतर से कोई भी हाँ ऐसा हो।
काफी क्लोज चल रहा है सुमित। अगर हम देखें जिस तरह से रुझान बदल रहे हैं लगातार, और कभी भी एक बहुत, अगर हम शुरुआती छोड़ दें आधे घंटे, तो ऐसी डिसाइसिव लीड नहीं थी कि हम ये कहें कि बिल्कुल स्वीप हो रहा है। कि सरकार बन रही है। बिल्कुल, तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें 6 भी आप जोड़ रहे हैं एलजेपी का, तो यानी कि जो 2005 के चुनाव में था कि चाबी रामविलास पासवान के पास थी, तो कुछ उस तरह का अगर अभी ये रुझान है, इसको आकलन करना बहुत जरूरी है। पहली बार एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, आपकी बात से चीजें पीछे जा रही हैं। निश्चित रूप से आंकड़ों से कौन लड़ सकता है, लेकिन ये जो बदलाव है, मुझे लग रहा है कि अभी भी चीजें बदलेंगी और एनडीए के खिलाफ ही बदलेंगी। इससे एक मजाक वाली चीज लग रही है कि रामविलास जी को कुंजी हाथ लगी न लगी, चिराग के हाथ में कुंजी आ गई जी। इसमें इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, अभी फिर से अपडेट हुई है। 99 सीटों के आंकड़े आ गए हैं इलेक्शन कमीशन में, जिसमें 27 सीटों में आरजेडी पहली बार आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है, 25 में भारतीय जनता पार्टी है और जेडीयू 20 पर है। इस तरीके से अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 24.1% वोट। संजय राउत कुछ बोल रहे हैं। संजय राउत, शिवसेना के सांसद। जंगल राज वहां थी, लगता है लोग जंगल राज खत्म कर रहे आज, और तेजस्वी के नेतृत्व में मंगल राज शुरू होगा। केसी त्यागी वहाँ जेडीयू के बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि कोविड के कारण वो चुनाव ट्रेल कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या हारने जैसे नतीजे जो भी आ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं केसी त्यागी साहब का क्या बयान है और केसी त्यागी साहब क्या कहना चाहते हो। अगर कोविड की वजह से हार रहे हैं चुनाव आप, उसका मतलब है आपकी सरकार कोविड से लड़ने के लिए, जनता को सुविधा सुरक्षा देने के लिए नाकाम रही और उसे ही जंगल राज कही। सर, महाराष्ट्रात झालेला सत्ता बदलामुळेच बिहारमध्ये देखील लोकांच्या मध्ये एक सत्ता बदलाचं पहली बार सरकार बनती है। देखिए, बात यह है कि 33 राउंड होंगे काउंटिंग के, अभी पहला राउंड है। जैसे जैसे अभी पहला राउंड भी जो है सिर्फ अर्बन सीट्स में पूरी तरह चल रहा है। हम इसी देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उसके अंदर जो है अभी भी सब रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। क्या काफी कुछ पलट भी सकता है? बहुत कुछ पलटेगा। बहुत कुछ पलटेगा? किसके कुल पलटेगा? देखिए, अब दिस इज एट बेस्ट अ गेस, बट लगता यह है कि थोड़ा आरजेडी के फेवर में जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ईसी का डेटा बढ़ रहा है, वो अर्बन सीट्स जैसे कम हो रही हैं, रूरल सीट्स खुल रही हैं, आरजेडी गेन कर रही है। रूरल सीट्स में आरजेडी को गेन। अभी ग्रामीण क्षेत्र का बक्सा खुला नहीं है, जो ईवीएम है अभी ग्रामीण क्षेत्रों का होना बाकी है। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र का खुलेगा, ऑब्वियसली है कि आरजेडी की सीट बढ़ेगी, क्योंकि जो मेन कोर वोटर है आरजेडी का वो ग्रामीण क्षेत्रों में 118 117। देखिए सुमित जी, बहुत जटिल स्थिति में आ गया है अभी के आंकड़ों के आधार पर चुनाव, और सचमुच आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मुस्कुराहट? नहीं, मैं तो हंस रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो केसी त्यागी जो कह रहे थे कि सचमुच कोविड का भी बहुत रोल है इस चुनाव के रिजल्ट में, खास करके एक नीतीश कुमार जो है वो नेताओं के साथ पत्रकारों का भी टेस्ट कर लेता है। कौन पत्रकार कहा है? देखिए, इसमें हो ये रहा है कि ऊपर बड़ा आंकड़ा जो है वो तो हम लोग बदलता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे जो उसके हिसाब से जो पार्टियों के आंकड़े हैं, अब जैसे आरजेडी लगातार 91 पर है, हालांकि वहां पे उनकी सीटें काफी गिर गई हैं, मतलब जो है भाजपा अभी भी 55 पे है लगातार, वो 49 पे है लगातार। तो पार्टियों के आंकड़ों में भी अगर हम लोग तब्दीली दिखा सकें तो वो ज्यादा कम दोनों। अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती है तो कोविड दो लोगों का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकती है, ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप और नीतीश कुमार का। एक बात तो ये रहेगी, आप अभी बात कर रहे थे कि तेजस्वी जीतेगा, चाहे कोई भी जीते और हारे, तो ऐसे नीतीश कुमार जी के लिए मैं फिर से ये कहूंगी कि उनके लिए बहुत जो गुस्सा है, भले ही उन्होंने शुरू में अच्छा काम किया हो, तो इस बार ये दिखाई देगा कि जो भी होगा, अगर बीजेपी इंप्रूव कर रही है तो हमें उसकी तरफ। क्यों गुस्सा है नीतीश के लिए? नीतीश जैसा आदमी जो सीधा साधा, जो परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाता है, जिन पे करप्शन के चार्जेस नहीं है, उनके लिए इतना गुस्सा क्यों है, जबकि विकास के उनके दावे भी हैं? हाँ, दावे जरूर हैं, लेकिन बोर हो गई। हाँ बिल्कुल, देखिए, आप जो विकास का काम करते हैं, और ये लालू यादव भी कहा करते थे, जब भी आप विकास का काम करते हैं लोग उसको ज्यादा क्रेडिट देते नहीं हैं, लोग भूलते जाते हैं। और होता क्या है, जब आप एक इलाके में विकास करते हैं, पूरे राज्य में विकास की मांग उठती है, और वो सब जगह कर पाना एक साथ वो मुश्किल होता है। एक तो विकास। रुमाना के पास आंकड़ा देखिए ना, फिर से बदला है। आंकड़े में जो एनडीए है वो महागठबंधन से आगे निकल गई है। एनडीए जो है नीतीश प्लस वो 119 पर है, मतलब महज तीन सीट दूर रुझानों में बहुमत के आंकड़े से। और तेजस्वी प्लस जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करके अब बहुमत से 6 सीट के
फासले पर आ गया है, कम हो गया है, 116 पर आ गया है। तो ये पल पल रुझानों में उलटफेर। एनडीए फिलहाल आगे 119 पर। एनडीए को सिर्फ 3 सीट की जरूरत अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए। ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं आए हैं। रुझानों में ये अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर है। जी संगीता जी, मेरा एक सवाल उन लोगों से है इन रुझानों को देख करके जो अभी तक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार से बहुत नाराजगी है। तो अब जब एनडीए रुझानों में आगे दिख रहा है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि फिर ये रुझान में आगे कैसे हुआ? ये नाराजगी फिर वोट किसने दिए हैं? क्या ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव वोट है? क्या देख रहे हैं? प्रदीप जी जवाब देंगे। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार से नाराजगी है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय। लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी है, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन जगाई और उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। प्रदीप जी, उन्होंने जो कहा जा रहा था, लाइबिलिटी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार लाइबिलिटी है। मेरा ये सवाल है कि ये जो रुझानों में ही सही बढ़त मिली है, क्या अब भी आप उस बात पे कायम है कि वो बीजेपी के लिए लाइबिलिटी थे? नहीं, ये अगर बीजेपी अलग लड़ती तो मेरा मानना है कि बीजेपी की स्थिति इससे बहुत बेहतर होती। लेकिन इस गठबंधन में आप देखिए, नीतीश कुमार के होने से जिस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, वोट डबल इंजन की सरकार पर मांगे जा रहे थे। डबल इंजन, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो रुझान दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोटर, जिसको हम लोग चुप्पा वोटर कहते थे, उस पर ज्यादा असर इस प्रचार का नहीं पड़ा है। वो उनसे अलग नहीं हो रहा है। अगर ये आकाशवाणी 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। सभी 243 सीटों के रुझान आए और इसी के साथ नीतीश प्लस एनडीए रुझानों में आगे 119 पर, 3 सीट दूर बहुमत के आंकड़े से। तेजस्वी प्लस 116 पर रुझानों में, 6 सीट दूर रुझानों में बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी प्लस। बढ़त बनाता हुआ एनडीए नीतीश प्लस नजर आ रहा है। एक 3 सीट से दूर है बहुमत से, एक 6 सीट से दूर है बहुमत से। यहां पर वो जिस तरीके से शुरू में महागठबंधन ने डबल की बढ़त बनाई थी ना, अब इसी तरीके से डबल से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 सीट चाहिए उसको बहुमत के लिए। 125-30 के आसपास आगे, चाहे ये गठबंधन बनाए चाहे वो गठबंधन बनाए, कि कौन मजबूती के साथ सरकार को 5 साल चला सकता है? 125-30 के आसपास अगर आंकड़ा रहता है। देखिए, संगीता ने जो किया ना, वो एक वो गुगली होती है। हमने इतनी काउंटिंग कवर की है, उसमें ये गुगली है कि आप एक बीच, अभी तो शुरुआती रुझान है, उस पर आइए और एक सवाल फेंक दीजिए प्रदीप सिंह की तरफ। और प्रदीप जी तो प्रिंट से हैं, वो बेचारे वो मारे गए इसमें। अब आप बाद में परिणाम बिल्कुल उलट आ जाए तो लोग ध्यान दिलाएंगे प्रदीप सिंह को। आप वहां बैठ के आप तो ये कह रहे थे, ये बचने की इससे जरूरत है इस समय। और ये गुगली फेंकी जाती, हालत तो ये हो गई थी, आप पता नहीं, मैं दूसरे चैनल में था जब एक बहुत शुरुआती चुनाव होते थे, आज तक में मैं था, हरीश रावत हार मार के चले गए जब मैंने उनसे पूछा कि आप पीछे चल रहे हैं। बाद में उनको ढूंढा जाने लगा, पार्टी आखिर में जीती। दिबांग, तो मैं इनसे पूरी आप तरह बचिए से दिबांग, मैं सहमत हूँ आपसे, इसीलिए शुरुआती रुझानों पर खारिज करना। बचने का हामी नहीं हूँ। सीधी सी बात, अभी 10 मिनट पहले कह रहे थे कि आगे की बात छोड़िए, अभी जो दिख रहा है उस पर बात कीजिए। तो अभी जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये लोग भाग गए। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं सिर्फ आंकड़ों पर बात कीजिए। अगर आप डिस्कशन पे चले जाएंगे, जो आप डिस्कशन पे जा रहे हैं, डिस्कशन पे मत जाइए। मैं एक सेकंड चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रही हैं रुबिका, मेरी सहयोगी। रुमाना, फिर आपसे मुलाकात होगी। रुबिका, बिल्कुल, रुबिका को मैं माइक देने वाली हूँ। ये बताते हुए, रुबिका, बिहार का फुल एंड फाइनल, ये मत समझिएगा आ गया, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। आप भले ही 10 बजे आ रही हैं, लेकिन अभी यहीं से खेल शुरू होगा। देखिए, नंबर 1 पर कौन और सबसे पीछे कौन, अब उसकी जद्दोजहद शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या फास्ट रफ्तार से आप खबरें बता रही थी। सबसे पहले वीआईपी वॉल का रुख करवा देती हूँ, कौन आगे कौन पीछे बिहार विधानसभा चुनाव में। इस वक्त वीआईपी आपके सामने है। आरजेडी से तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरा चेहरा वीआईपी कैंडिडेट का, ये देखिए, अनंत सिंह, दबंग मोकामा कहा जाता है, कब्जा है उनका, आगे चल रहे हैं। तीसरे पर आप देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब ये तमाम वीआईपी आगे चल रहे हैं। विजय कुमार चौधरी स्पीकर सराय रंजन से आगे चल रहे हैं। अगला नंबर आता है आरजेडी के तेज प्रताप यादव का, सीट बदली हसनपुर से आगे चल रहे हैं। बड़े भाई लगातार ट्वीट कर रहे हैं। पहला ट्वीट ये कहा कि बिहार तेजस्वी भवा। अब आगे बढ़िए,
ये देखिए अन्य मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से आगे चल रहे हैं। सबसे पहले बख्तियारपुर के ही नतीजे आने थे और रुझान भी, क्योंकि वहां पर थोड़े ज्यादा बंदोबस्त। पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से नए तरीके की चुनाव रणनीति के साथ आगे आई, लेकिन बांकीपुर सीट से वो पीछे चल रही हैं। आगे देखिए कांग्रेस के लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं। इन्हें कहा कि बिहारी बाबू के लाल है, लेकिन बांकीपुर में अभी पीछे चल रहे हैं हैट्रिक की ओर। आप देख लीजिए बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए। आगे बीजेपी के नितिन नवीन यहां हैट्रिक बनाने की पूरी कोशिश में आगे चल रहे हैं बांकीपुर से। ये तीनों वीआईपी कैंडिडेट थे। पटना में ये सीट बड़ी वीआईपी मानी जा रही थी, वीवीआईपी समझ लीजिए। आरजेडी की लवली आनंद सहरसा में पीछे चल रही है। आरजेडी प्लस कह दीजिए और एनडीए कह दीजिए, कांटे की टक्कर। जितिन राम मांझी इमामगंज से आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले तक इनकी स्थिति भी डावाडोल थी, लेकिन अपने पार्टी को आगे ले जाते हुए जितिन राम मांझी हम के आगे चल रहे हैं इमामगंज से। आगे की तरफ रुख कीजिए। बीजेपी के नंद किशोर यादव कल एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा था, देख लीजिए मेरी ये सीट मेरी ही रहेगी, और पटना साहिब में इस वक्त आगे चल रहे हैं नंद किशोर। अगला नंबर बीजेपी के सुरेश शर्मा का मुजफ्फरपुर से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बहुत सोच समझ के बीजेपी को इस बार कैंडिडेट उतारने थे, क्योंकि रूठे हुए कैंडिडेट एलजेपी या जेडीयू से भी रूठ कर एलजेपी का दामन थाम रहे थे। पप्पू यादव मधेपुरा से पीछे चल रहे हैं। बहुत रैलियां की, बहुत बाढ़ में इस बार काम किया, लेकिन जनता का साथ यहां पर पप्पू यादव को नहीं मिल रहा है। मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की गया शहर की टिकट से प्रेम कुमार, अच्छी खबर बीजेपी के लिए, इस वक्त आगे चल रहे हैं। गया शहर में प्रेम कुमार रेस में बहुत आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।